अगर मर्दों में आपका विरोध करने का साहस नहीं है तो ना सही, लेकिन अब हम औरतें आपका विरोध नहीं विद्रोह करेंगी। विद्रोह। विद्रोह? कुलकर्णी सरकार के विरुद्ध विद्रोह? साईं, क्या कर रहे हो तुम? आप नीमगांव जाएंगे अभी? साईं कैसी बातें कर रहे हैं आप? साईं बहुत दूर है वो। साईं, हालत देखो अपनी, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे शरीर को पानी की जरूरत है और ऐसे में तुम नीमगांव जाओगे? आयज़ा हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है। साईं आपके मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। बाबा साहब के घर जाकर अगर आपकी समस्या का समाधान होता है तो हमसे कहिए, हम जाकर मिलेंगे उनसे। लेकिन आपको ऐसी अवस्था में हम कतई नहीं जाने देंगे यहाँ से। चलिए आप विश्राम कीजिए साईं। आइए आइए, बैठिए। नीमगांव तो बहुत दूर है, पता नहीं वहां आने जाने में कितना समय लगेगा, और फिर केलकर साहिब राजी होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। कब तक क्या साहिब प्यासा रहेगा? ऐसा क्यों कर रहे हो साईं? केवल बाबा साहब केलकर के यहाँ से पानी क्यों चाहते हो तुम? अरे गाड़ी जरा तेज हाको, हमें जल्द से जल्द नीमगांव पहुंचना है और फिर वापस शिरडी पे लौटना है। नीमगांव कितना दूर है, और साई सुबह से प्यासे है। भाईजान का आप एक बार पूछो ना साई से, कुछ खाएंगे हो? कोई फायदा नहीं है ताई, अब तो बस खंडोबा से एक ही प्रार्थना है कि केलकर साहब साईं की इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। केशव, ये है तुम्हारे पिताजी की शिरडी, कुलकर्णी सरकार की शिरडी। और ये जो दो गांव है ना, ये और ये मेरे क्षेत्र में आते हैं, मतलब इन पर मेरा नियंत्रण है। और हरिओम, मैं यहां तुम्हें कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और तू सो रहा है। अहो, वो आपने सुबह सुबह उठा दिया ना, तो नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसीलिए सो रहा है। मैं कुछ खिला पिला देती हूँ, उसके बाद आप काम काज समझा दीजिएगा ना। तुम चुप बैठो, मैं इसे कोई लोरी नहीं सुना रहा हूं जो ये सो जाए। इसे ये बता रहा हूं कि इसका बाप कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। इसे मुझ पर गर्व होना चाहिए रुक्मिणी। और देखो, सो रहा है गधा कहीं का। सरकार, एक खबर है। बोलो। दूसरे गांव से कुछ लोग शिरडी आ रहे थे और उन्होंने सरकारी घोड़ा गाड़ी पर हमला कर दिया। सुनने में आया है कि उसमें एक अंग्रेज अधिकारी और उनके कुछ सैनिक भी थे। हरिओम। लूटपाट भी हुई है सरकार। हरिओम, डाकू थे क्या? और वो शिरडी क्यों आ रहे थे? ये घटना घटी कहां पे?
शिरडी की सीमा के एकदम बाहर। और वो शिरडी क्यों आ रहे थे ये तो पता नहीं चला। हरिओम हरिओम। मुझे ये जानना है कि वो लोग कौन थे और शिरडी क्यों आ रहे थे। हरिओम। कहिए, नीमगांव कैसे आना हुआ? हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। शिरडी में कोई प्यासा है और वो बेसब्री से पानी का इंतजार कर रहा है। आपने साई के बारे में सुना होगा ना? देखिए, ये तो हम भी नहीं जानते कि साई क्यों आप ही के घर का पानी पीने की जिद ठाने बैठे हैं। हाँ, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जब तक हम आपके घर का पानी लेकर नहीं लौटेंगे वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। मैंने सुना है साईं के बारे में, बहुत चमत्कार किए हैं उन्होंने मेरे घर का पानी मांगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, हो सकता है साईं की इस मांग के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा हो। मैं आपके साथ शिरडी चलना चाहूंगा। बाबा, दोपहर के लिए इधर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। आप ये क्या कर रहे हैं? पानी मांगा है तो 2 मटके पानी भिजवा दीजिए। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम समझ नहीं रहे हो। बात है सिर्फ पानी की नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ। जब आप वहां जाएंगे ना, तो वो साईं अपनी अनेक कठिनाइयां बताएंगे और आप उनकी सारी परेशानी अधिक से अधिक धन देकर खत्म कर देंगे। बाबा साहेब की संतान की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? कुछ भी बोल देते हो। वे दोनों उधर बैठे हैं। भगवान करे उन्होंने तुम्हारी बात न सुनी हो। सुन भी लिया हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे की अधिक पढ़े लिखे हो, पर मेरे पास अनुभव है। अभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैंने सुना है कि साईं एक सिद्ध पुरुष है, महान आत्मा है। अब उन्होंने संदेशा भेजा है तो मैं ये अवसर गंवाना नहीं चाहता। मैं वहां जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा ताकि आपकी अच्छाई का कोई अनुचित लाभ ना उठा सके। अप्पा जी और मालसापति जी आ गए। ये क्या तमाशा है? यहाँ सारे बर्तनों में पानी है, तो क्या ये पानी नहीं पी सकते? लो साईं, मेरे घर के कुएं का पानी है। पूरा घड़ा भर के लाया हूं आपके लिए। इतने से पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी बाबा साहेब। केवल एक घड़ा पानी?
मुझे तो जल से भरे 4 कलश चाहिए। लाए हैं आप? क्या हो रहा है ये? हैं? ये 4 कलश पानी की बात नहीं है ना? पानी तो आपके पास भी बहुत है। आपने मुझे बुलाया पानी के बहाने, क्योंकि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बताइए ना साईं। चारों तरफ सूखा पड़ा है। जो लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं, रास्ते में उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। आप मुझसे पानी की प्याऊ बनवाने के लिए कह रहे हैं? बाबा साहेब, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के साथ अपनी समृद्धि, अपना सौभाग्य, अपनी खुशियां बांटते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो ये समझता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसकी मदद करना आपका सामाजिक दायित्व है। साई की बातें आसानी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये जो भी करता है उसके पीछे कोई खास उद्देश्य जरूर होता है। ये क्या मतलब हुआ? हम प्याऊ बनवाएं और वो भी शिरडी आने वाले यात्रियों के लिए? हम तो शिरडी में रहते भी नहीं। हम क्यों पैसा बर्बाद करें? बताइए। और ये काम हमारा कब से हो गया? जब प्याऊ की इतनी ही चिंता है तो गांव वाले क्यों नहीं बनवा देते? हम इन प्याऊ का खर्चा क्यों उठाएं? हम इन चीजों के लिए क्यों परेशान हो? वामन, क्या तुम्हें अपने गांव के बाहर प्यास नहीं लगती? लगती है, लेकिन मैं अपने साथ पर्याप्त पानी लेकर चलता हूं। बावन, प्रश्न केवल 4 कलश का है बेटे। नहीं पिताजी, प्रश्न 4 कलश पानी का नहीं है, 4 प्याऊ का है। और वो 4 प्याऊ हमेशा पानी से भरे रहें, इसके लिए वहां 8 पहर एक आदमी को रखना पड़ेगा, जिसको हमें वेतन देना पड़ेगा। उन प्याऊ में पानी भरने के लिए हमें एक बैलगाड़ी रखनी पड़ेगी, इसका खर्चा भी हमें ही देना पड़ेगा। अच्छा, केवल एक कारण तो बता दो कि हम प्याऊ पर इतना खर्च क्यों करें? क्या आप लोगों के पास मेरे सवालों का उत्तर है? आप साई की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पिताजी के पास दौड़े चले आए थे। जब साई को प्याऊ की इतनी जरूरत है तो आप लोग क्यों नहीं बनवा देते? साई, हम आपके लिए प्याऊ बनवा देंगे। आपकी इच्छा पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पिताजी, हम यहां से चलते हैं। साई को पानी चाहिए था और आपने यहां आकर उनको पानी दिया। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। अगर इन्हें और पानी चाहिए तो यह हमारी समस्या नहीं है। चलिए। क्षमा साईं,
क्षमा। तुम प्याऊ बनवाना चाहते हो तो ये हमें पहले बताना चाहिए था ना। कैसे बनेगा ये हम लोग सोच लेते। चलो तुम पहले पानी पी लो। हाँ, नहीं बायसमा, जब समय आएगा तो मुझे वो पानी भी मिल जाएगा जिससे मेरी प्यास बुझेगी। बहुत जिद्दी हो तुम साई। साईं, अब क्या आप अपनी जान देना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पिताजी, आप नाराज मत होइए। मैंने जो किया वही सबके हित में था। मैं मानता हूँ बेटा कि पुत्र जब बड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो उसको अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुरखों से विरासत में मिली संपत्ति, धन दौलत के तुम भी उत्तराधिकारी हो। मैं तुम पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करो, लेकिन तुमसे इतनी आशा अवश्य करता हूँ कि तुम्हारे सोचने का नजरिया दूसरों से अलग हो। आज मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? ताना रुको। क्या हुआ? पिताजी, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं उतर के। पिताजी, सारा पानी पीकर मैं खत्म कर चुका हूँ, फिर भी प्यास लग रही है। बहुत प्यास लगी है क्या? हाँ पिताजी, बहुत प्यास लगी है। आपको नहीं लगी? परेशान मत हो बेटा, यहाँ आसपास में कोई कुआं, झरना या नदी अवश्य मिलेगी। मेरा गला सूखा जा रहा है पिताजी। बिना पानी के अब आगे की यात्रा नहीं होगी मुझसे। बेटा तू चिंता मत कर, आसपास में कोई झरना या कुआं होगा, तो मैं पानी लेकर आता हूँ। मेरा गला सूख रहा है पिताजी। हिम्मत मत हारना, मैं अभी आया बेटे। पानी, 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 पानी। चल चल चल। चल 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 बेटा, चंदू चल 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 चल। हाँ मुझे मालूम है तू बीमार है। चल चल चल, थोड़ी दूर तक जाना है। चल चल चल, आजा बेटा, आजा आजा आजा। थोड़ी दूर तक जाना है अपने को। हाँ बस थोड़ी दूर। चंदू बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। बाबा साहब से पैसे मांगने आया हूँ। चंदू तुम्हारा बेटा है? चंदू मेरे गधे का नाम है। मुझे मालूम है बेटा चंदू तू बीमार है, बस ये है ना थोड़ी दूर तक जाना है अपने को।
छोटी सरकार, प्रणाम छोटी सरकार। आप यहाँ इस हालत में, आपको कुछ चाहिए क्या? यहाँ आसपास कहीं तालाब कुआं है? यहाँ से 5 कोस दूर एक छोटा सा तालाब है। 5 कोस दूर? मतलब एक पैर की यात्रा के बाद पानी मिलेगा? तब तक तो मैं प्यास से दम तोड़ दूंगा। अब तो बिना मांगे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास क्यों चिल्ला रहा है तू? हाँ, मुझे मालूम है तू बीमार है, तुझे प्यास लगी है। हाँ, रुक रुक, तुझे पानी पिलाता हूँ बेटे चंदू। हाँ, ले, ले, ले थोड़ा ये पानी पी ले। माफ करना सरकार, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तुम्हारे पास पानी का और कोई दूसरा पोटरा है? नहीं सरकार, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी से हम दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है। आपको पानी चाहिए क्या? ये लीजिए छोटे सरकार, पानी लीजिए। इससे तो अभी गधे ने पानी पिया, मैं कैसे पी सकता हूं? नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ। ठीक है छोटे सरकार। अगर ये चला गया तो मुझे 5 कोस दूर जाना पड़ेगा पानी के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। रुको, मुझे पानी पिला दे मेरे भाई, थोड़ा इसी में से पानी पिला दे। क्यों नहीं छोटे सरकार? आप यहाँ कैसे साई? अपना पानी लेने।
इसे क्यों प्रणाम कर रहे हो बेटा? साई, साई कहाँ गए? साई? साई या कहाँ है? यहाँ तो हम केवल तीनों ही हैं ना बेटा। हम इसी समय शिरडी जाएंगे। मुझे पानी पिला दो। हाँ, पानी दो, पानी। प्याऊ हम लोग बनवाएंगे साईं। मैं खुद घर घर जाके पैसे जमा करूंगी। हाँ, शायद 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन प्याऊ बन जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए साई। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो जाए। किताबें पढ़कर आपसे विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञान उसे अपने जीवन में अनुभवों से ही मिलता है, और वो भी तब जब आप जैसे मार्गदर्शक की कृपा हो। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं। मैं जितनी जल्दी हो सके प्याऊ का निर्माण कार्य शुरू करूंगा। मैं खुद के वेतन से प्याऊ बनवाऊंगा, मानवता के कल्याण के लिए। जरूरतमंद की सहायता के लिए ये मेरा पहला कदम होगा साईं। साई अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बाबा साहेब, वमन को मेरे नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अपने बेटे के सबसे अच्छे मार्गदर्शक आप ही हो सकते हैं। बमन को सिर्फ अपने पिता को समझने, उनका अनुसरण करने, उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, बस। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं हमेशा आपके दान पुण्य को, परोपकार को आपकी अच्छाई और भोलापन समझता रहा। मैं सोचता था कि लोग आपको मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। बेटे, आज तक तुम केवल मेरे पुत्र थे, पर इस क्षण से तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी बन चुके हो। मुझे तुम्हारी हर बात पर गर्व है। शिक्षा और सफलता के साथ तुमने विनम्रता, दया और मानवता को भी समझ लिया है बेटे।
साई, नीम गांव से समाचार आया है, प्याऊ की सारी तैयारियां हो चुकी है। बाबा साहब ने कहलवाया कि कल का दिन शुभ है। अगर साई अनुमति देते हैं तो प्याऊ का शुभारंभ हम कल से ही कर सकते हैं। शुभस्य शीघ्रम। निस्वार्थ मन, निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले काम के लिए हर समय शुभ समय होता है। कल ही से शुरू करते हैं। साईं, मैंने प्याऊ के लिए तख्ती बनाई है। मैं सोच रहा था हमें इस पे कोई संदेश लिखना चाहिए। आप बताइए क्या लिखें? हमें सेवा का एक अवसर अवश्य दे, ऐसा लिखवा दो। ठीक है सर। कुलकर्णी सरकार इस गांव के मुखिया हैं, तो क्या हमें उन्हें बुलाना नहीं चाहिए? अवश्य बुलाना चाहिए मालसापति जी। वहां पर वो आएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। सरकार, सरकार, गवर्नर साहब ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। अच्छा, हाँ पढ़। क क छ कुछ दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। सैनिकों को बंधक बनाकर गांव वालों ने घोड़ा गाड़ी पर रखे पानी को छीन लिया। हालांकि घटना शिरडी गांव के बाहर घटी, लेकिन लूटपाट करने वाले लोग शिरडी के तरफ जा रहे थे। भविष्य में सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसी घटना ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अगर असफल रहे तो दोनों गांवों को खो देंगे आप। और अगर सफल रहे तो अंग्रेज सरकार तीसरे गांव के प्रबंधन का दायित्व आपको दे सकते हैं। हरिओम। अबे गधे, तुझे मैंने कहा था कि उस घटना के बारे में एक एक जानकारी चाहिए मुझे। उसका क्या हुआ? सरकार, सरकार, वो बैरागी नीम गांव के कुछ लोगों की मदद से प्याऊ बनवा रहा है, ताकि दूर दूर गांव से जो लोग उसे मिलने के लिए आते हैं उन्हें पानी की समस्या से दो चार ना होना पड़े, उन्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। विश्वास नहीं होता ना? ये देखिए, निमंत्रण पत्र आपको भेजा है उद्घाटन में शामिल होने के लिए। देखा सरकार, कितना दिखावा कर रहा है साईं। आपको कुलकर्णी सरकार को निमंत्रण भेजा शामिल होने के लिए, उद्घाटन के लिए नहीं। उद्घाटन तो वो खुद करेगा, आप ताली बजाने जाइएगा। हिम्मत देखिए उसकी, वो ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे बड़ा हो गया है। हरिओम। उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है अंता। हो न हो, अंग्रेज सरकार के गाड़ी पर हमला करने वाले, पानी छीनने वाले लोग साई के ही लोग थे और उससे मिलने शिरडी आ रहे थे वो। तो क्या ये खबर अंग्रेज सरकार को दे दे? चुप बैठ, मूर्ख कहीं के। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हरिओम। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। विष्णु की घटना में मैंने धोखा खाया है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। सब समझ बूझ के करूंगा। जाएंगे उद्घाटन समारोह में, जाएंगे।
हरिओम। ये प्याऊ सीढ़ी तक आने वाले रास्तों पर बनने वाली प्याऊओं की श्रृंखला का पहला प्याऊ है। आगे और भी स्थापित होंगे और इस प्याऊ पर जो पानी उपयोग में लाया जाएगा वो नीम गांव का पानी होगा। प्याऊ का उद्घाटन हो चुका है। अब सबसे पहले पानी मैं पिलाऊंगा। शिरडी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुमने सबसे पहले जल पिलाकर इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। हरिओम। वैसे मेरी भी योजना थी कि जगह जगह पर मैं प्याऊ बनाऊं, लेकिन ठीक है, ये कार्य कोई और कर रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे शुभ कार्य में सम्मिलित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हरिओम। पानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। स्पष्ट है कि पानी की कमी होगी, है ना साईं? हाँ, लेकिन तुम तो लोगों को सबूरी सिखाते हो, तो तुमसे मिलने आ रहे लोग अपने प्यास पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए? हाँ? हिंसक क्यों बन गए? सरकारी वाहन पर उन्होंने हमला क्यों किया? अंग्रेज सरकार के घोड़ा गाड़ी से पानी छीन लिया क्यों? सैनिकों को बंदी बना लिया गया क्यों? यह पत्र है, अंग्रेज सरकार ने मुझे भेजा है, जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है। जिन्होंने हमला किया वो तो तुमसे मिलने आ रहे थे साईं। तो इस घटना का उत्तरदायी कौन है? कौन? तुम हो तुम। हिंसा किसी भी कारण से हो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन अगर किसी को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी ना मिल सके तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और प्याऊ इसीलिए लगवाया है ताकि कम से कम पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी हो सके।
और कोई हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर ना हो। उपदेश दे दिया और अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पाली। हरिओम। ऐसे सरल मार्गों का उपयोग तुम कर सकते हो साईं, मैं नहीं। मैं मुखिया हूं, शिरडी का संरक्षक हूं। यहाँ नियम और व्यवस्था का दायित्व मुझ पर है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिरडी में अराजकता फैल चुकी है। इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं इसी समय शिरडी में जमाबंदी घोषित करता हूं। अर्थात केवल 3 लोग एक स्थान पे इकट्ठा हो सकते हैं। कितने? केवल 3 लोग, इससे अधिक नहीं, किसी भी परिस्थिति में। और किसी ने भी जमाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसे तुरंत बंदी बना दिया जाएगा, तुरंत। पर जमाबंदी तो बहुत ही सख्त नियम है, और कैसी अराजकता की बात कर रहे हैं आप? कुछ आदमियों ने अंग्रेज सरकार की बग्गी पर हमला किया, वो भी सिर्फ पानी के लिए। आप सोचिए कि पानी ना मिलने पर इंसान हिंसा पर उतर आया, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने पानी लूटा। अब आप ही बताइए कि इसमें असफलता किसकी है? उन लोगों की, साई की या प्रशासन की, जिसने लोगों की बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी की? हरिओम हरिओम। परिस्थिति जैसी भी हो अप्पा जी, प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान करना चाहिए। हरिओम। तर्क कुतर्क से नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। नियम तो नियम है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी जमाबंदी के नियमों का पालन करें। जमाबंदी का अर्थ समझते हैं आप? आपके खंडहर में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, केवल 3 लोग, तुम्हें मिलाकर 3 लोग। हरिओम। लेकिन कुलकर्णी सरकार, जमाबंदी के इस नियम के कारण तो इन लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। किसान खेतों में काम भी कैसे कर पाएंगे? आपको जमाबंदी करनी है तो अवश्य कीजिए, लेकिन कृपा करके संख्या 3 से ज्यादा कर दीजिए। मालसापति जी, नियम तो नियम है, और जहां तक बात है खेतों में काम करने वाले किसानों की, तो 3 किसान बारी बारी जाकर खेतों में काम करेंगे। उसमें क्या है? जहां चाह वहां राम। हरिओम। और औरतें एक साथ मिल बैठकर जो एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाती हैं, उनका क्या? औरतें कब से समस्या सुलझाने लगी? वो तो स्वयं एक समस्या होती है। जहां औरतें इकट्ठा हो गई, वहां फिर सास बहू की चुगली आरंभ हो जाती है। मेरा तो ये कहना है कि औरत को घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। घर में रहकर चूल्हा संभाले, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे। यही कार्य अगर वो ढंग से कर दे तो समाज सुधर जाए। हरिओम। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुलकर्णी सरकार।
स्त्री के जिन गुणों का बखान आप अभी कर रहे थे, वो सच में मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों का पालन पोषण मतलब हमारे भविष्य का संरक्षण। घर का प्रबंधन मतलब हमारे वर्तमान की देखभाल। अवसर मिला नहीं, प्रवचन शुरू हो जाता है तुम्हारा। हरिओम। कर लो, ये तेरा आखिरी अवसर है इतने लोगों के सामने प्रवचन देने का। इसके उपरांत केवल 2 लोग आएंगे तुम्हारे पास। कितने? 2 लोग। बोलो, जितना चाहे बोलो। और सुनो, कोई भी इस नियम की गंभीरता को समझने में भूल ना करे। हरिओम। जमाबंदी के बाद बहुत मुश्किलें बढ़ गई है। खेतों में भी काम करने के लिए बारी बारी से जाना पड़ता है। जो काम 4 घंटे में हो सकता है, उसके लिए अब पूरा दिन लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग एक साथ जमा होकर? पूरे 4 लोग हो तुम एक साथ। भूल गए जमाबंदी के नियम को? आसपास एक ही तो घना पेड़ है जिसके नीचे बैठ के हम आराम कर सकते हैं। आराम करने की और बैठने की जरूरत क्या है? काम करने आते हो ना तुम लोग, तो काम करो और अपने अपने घर चले जाओ। सरकार की बात तो याद है ना? नियम है सबके लिए। नियम की आड़ में जुल्म कर रहे हैं तुम लोग। जाता है या ढांव जुल्म तुझ पे? इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है। चलिए। अंता जी, बहुत दिनों के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। आखिरकार गांव वालों के सामने हमने दिखा दिया कि शिरडी का असली मालिक कौन है। अब सब हमसे डरेंगे। हाँ पंता जी, चलिए और शिकार ढूंढते हैं। चलिए। साई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसको बार बार पेट में दर्द होता है। इसके लिए कोई दवा दीजिए ना सर। रुको, नीचे उतरो। सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। सबको एक एक करके हम अंदर छोड़ेंगे। चलो जाओ अंदर। चढ़ावा इधर चढ़ाओगे तो सबसे पहले दर्शन पाओगे। अरे पहले इनको क्यों जाने दिया? चुपचाप खड़ा रहे। अंता जी, ये काम तो बहुत फायदे का है।
ये लो। इसे सुबह शाम पानी के साथ देना। साई, आपसे केवल दवाई नहीं, अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद भी लेने आई हूँ। सुना है जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अल्लाह मालिक है, मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? सब उसके हाथों में है। इतने सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने घर में हैं। इसमें क्या समस्या है तुम लोगों को? घर हो या बाहर, नियम सब जगह लागू होता है। ऐसे नियम का पालन करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर सबने कारावास जाने का मन बना ही लिया है तो कुलकर्णी सरकार को खबर दे ही देते हैं। तब पता चलेगा संभव क्या है और असंभव क्या है। रहने दीजिए भाई साहब का, हम घर चले जाते हैं। चलिए अंता जी। पकड़ लिया। ए, हट। साथ साथ क्यों खेल रहे हो तुम सब? जमाबंदी लगाई है कुलकर्णी सरकार ने। उन्होंने कहा था लोग, और हम सब तो बच्चे हैं। लोग बड़े होते हैं ना। लोग मतलब सब, वो कोई भी हो, भले वो बुढ़ा हो, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो या कोई जानवर। लेकिन उनके ही गौशाला में 7 गाय एक साथ है। मैं अभी गांव वालों को जाके बोलती हूँ कि वहाँ से 4 गाय लेके आए, क्योंकि एक साथ 3 ही रह सकती है ना। अंता जी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार ने सिर्फ लोगों के लिए कहा था। चलिए अंता जी। चलो खेलते हैं। हाँ चलो चलो। जमाबंदी के कारण मेरा बड़ा बेटा गांव के बाद धूप में खड़ा है। कुलकर्णी सरकार के सेवकों ने हमें एक साथ आने ही नहीं दिया। गांव के बाहर उन्होंने रस्सी लगा दी है। वो लोग सबके साथ बहुत ही सख्ती कर रहे हैं। साई, मेरा बेटा आपसे मिलने आएगा, अकेले या किसी के साथ। कृपा करके हमें साईं से मिलने दीजिए। हम लोग बड़ी दूर से आए हैं। तो इसमें मेरी गलती है क्या? गलती तो उसी साई की है। उसी की वजह से जमाबंदी लगी है। और तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? वो तो द्वारका माई में टांग पे टांग चढ़ा के थार से बैठा होगा। तुम लोग तो भूखे प्यासे धूप में बिलबिलाते हुए खड़े हो। उसे चिंता भी है तुम्हारी? नहीं ना? वो कर क्या रहा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं ना? तो जाओ, वापस जाओ, चले जाओ अपने अपने घर। कुछ देर में रात हो जाएगी और हमें अपने घर भी जाना है। रात हो जाएगी तो हम अपने घर कैसे जा पाएंगे? रास्ते में जंगल भी पड़ता है और उस पर से आज अमावस भी है। जल्दी है तो जो भेंट साई के लिए लाए हो वो यहीं चढ़ा दो। नहीं नहीं, देर होगी, हम सहन कर लेंगे, लेकिन भक्ति में मिलावट नहीं करेंगे। क्योंकि साईं कहते हैं श्रद्धा सबूरी। साई कहता है श्रद्धा सबूरी। तो भक्ति में दिन और रात यही खड़े रहो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा अंता जी। जी पंता जी। जिस गति से 3 लोग आ जा रहे हैं, उस हिसाब से आज
आज साईं से मिलना नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि अंधेरा हो हमें वापस लौट जाना चाहिए। साथ में बच्चे भी हैं। नहीं, हम रास्ते का जोखिम मोल नहीं लेंगे। साईं आप तो द्वारका माई में थे, शिरडी में थे, उस ओर से कैसे? जब लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पाते तो मैं उन तक पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुद्दा तो भेंट का है। फिर चाहे जैसे हो, जितना तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आतुर रहते हो उतना ही मैं तुमसे मिलने के लिए अधीर रहता हूं। जमाबंदी के कारण मेरा बड़ा बेटा गांव के बाहर धूप में खड़ा है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान। राम जी भला करें। आज तो अमावस है, तो फिर पूर्णमासी की रात की तरह रोशनी कहां से आ रही है? क्या हुआ अभी नहीं बता सकते। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं साईं। आज उपले नहीं लिए किसी ने? जिस घर जाती हूँ सब कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है। जमाबंदी के चलते गांव में हाट बाजार भी नहीं लग रहा है, कहाँ बेचे। जमाबंदी से लोगों की कमाई कम हो रही है। हर घर में समस्या ही समस्या है साईं। लोग जब कम कमाते हैं खरीदते भी कम है, पकाते भी कम है और खाते भी कम है। हाँ साईं। मतलब तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं साईं, पैसे नहीं है, इसीलिए एक ही बार का खाना बन रहा है हमारे घरों में।
खाना खा लो। नहीं साई, हम घर जाकर खाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। अगर हमने इसे खा लिया तो तुम भूखे रह जाओगे। हाँ साई, आप खा लीजिए। आओ, यहाँ आओ। मेरी लक्ष्मी बहुत समझदार हो गई है, लेकिन मेरी फिक्र मत करो। इस द्वारका माई से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ये लो। खाओ। साईं, इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तुम्हारी बात कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती है साई, लेकिन इतना तो समझ आ गया है कि पूरा गांव परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि ये जमाबंदी कब खत्म होगी? बहुत जल्द। बस उम्मीद मत हारना। ईश्वर संकेत देगा तुम्हें, संकेत कि अब सब ठीक होने वाला है। वो संकेत कैसा होगा साई? जैसा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा और खुशी से नाचने लगेगा। इंदु, इस अवस्था में तुम कहाँ मटका भरने जा रही हो? मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया कावेरी ताई। ठीक है, चलती हूँ मैं। चलो मैं चलती हूँ। चलिए। ए रुको, ये क्या कर रही हो तुम? मूर्ख बना रही हो हमें। जमाबंदी इंसानों पे है, मटकों पे नहीं। और ये मटका इंदु का है और वो गर्भवती है। और कब तक वो अपनी बारी आने के इंतजार में खड़ी रहेगी? झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना? तो जाओ पूछ लो इंदु से। हम क्यों जाए किसी को पूछने? तुम नियम तोड़ रही हो।
बस यही सबूत पर्याप्त है हमें। अगर तुम्हें अधिक पानी चाहिए तो थोड़े पैसे देने होंगे हमें। नियम का बहाना बनाकर तुम लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बता दोगी? हाँ, एक तो नियम तुम तोड़ रही हो, ऊपर से इल्जाम भी हम पे लगा रही हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ? मटकी के कारण वो लोग कावेरी को छोड़ दो इसे, ये इंदु का है, छोड़ दो। क्या हुआ कावेरी ताई? इंदु क्या हुआ? ये क्या हो गया? कहीं कोख में पलने वाले संतान को कुछ होना चाहे। हे भगवान। तीन औरतों से अधिक नहीं। नियम टूटा तो जान लेना। पागल हो गए क्या तुम लोग? वो बेचारी दर्द से तड़प रही है, उसकी सहायता करने के बजाय तुम्हें नियमों की पड़ी है। किसी को भी किसी भी हालात में जमाबंदी के नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम अभी लठेतों को लेकर आते हैं, फिर देखना। कोई ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। जमाबंदी से जब कुछ ही दिनों में इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो भगवान ही जाने आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा। अब तुम ही कुछ बताओ साईं। एकजुट होना होगा। सब लोगों को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। संभव नहीं है साईं। अप्पा जी ने कुछ लोगों के सामने ये बात छेड़ी थी, लेकिन कुलकर्णी सरकार का खौफ इतना है कि उनके विरुद्ध कोई नहीं जाना चाहता। महिषासुर का वध भी देवताओं ने नहीं, देवी ने किया था। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए असंभव होते हैं, और स्त्रियां ही जिसे संभव बनाती हैं। ये काम भी यहाँ की औरतों को ही करना होगा। लेकिन कैसे साईं? खुद जान जाओगी बाज़ामा। बस मन में विश्वास होना चाहिए। चलती हूँ। मेरे बाइज़ा का क्या हुआ? जल्दी चलिए, हिंदू गिर गई है कुएं के पास और उसे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी चलिए। हिंदू, दाई को बुलाया कि नहीं तुम लोगों ने? कैसे जाए बाइजा का? कुलकर्णी सरकार के आदमी, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। क्या मतलब हिम्मत नहीं हुई? यहाँ ये दर्द से बिलख रही है और तुम लोग बस कब से ऐसे खड़ी हो? औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ रही हो क्या? जाओ जल्दी से दाई को बुला कर लाओ। अब भी जाते हैं। किसे बुलाने जा रही हो? बहुत होगी तुम लोग की मनमानी। एक भी औरत यहाँ नहीं आएगी। इसे दाई की जरूरत है। कहा ना, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। और आप भी जाइए यहाँ से। सरकार का आदेश जानते हैं ना? चलो चलो हटो यहाँ से।
हटाओ, हटा के दिखाओ। जब तक यहाँ दाई नहीं आती हम में से कोई भी नहीं जाएगा, समझे? मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से हटाने के लिए तुम लोग क्या करते हो। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। अहिल्या ताई, आप जल्दी से दाई को बुला कर लाइए। अभी आती हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें इंदु, कुछ नहीं होगा। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। जब बुरा समय चल रहा हो तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती है। ठीक हो जाएगा सब, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रो मत। दाई देखिए ना, कहीं से प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है। भाईजा, गिरने की वजह से बच्चा घूम गया है। इसे फौरन इलाज की आवश्यकता है। तो आप कुछ कीजिए ना। भाईजा, हालत बहुत नाजुक है। इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकती। सुना है अंग्रेज अस्पताल के चिकित्सक सब जानते हैं, वो ही इसके लिए कुछ इलाज करेंगे। तो फिर ठीक है, हम इंदु को अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन इन्हें बहुत संभाल कर लेके जाना होगा। 4 लोग उठा कर लेके जाएंगे तो बेहतर है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी 3 लोगों को लेकर के आता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? हम किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते, समझे ना? और नियम कहता है केवल 3 लोग, केवल 3, जिसका मतलब है तू, तेरी पत्नी और किसी एक को ही तुम ले जा सकते हो साथ में। बायजा अक्का, औरत पे हाथ नहीं उठाया मैंने, ठीक है ना? लेकिन किसी भी मर्द को मारने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार नियम तोड़ के तो दिखाए। इस समय नियम को भूल जाओ। देखो रो रो करके क्या हालत हो गई है। अब इस हालत में 2 लोग कैसे ले जा सकते हैं? तेरी बीवी है, तू ही सोच। इंदु, हिम्मत रखो, मैं गांव में से बैलगाड़ी कहीं से भी लेकर के आता हूँ। बैलगाड़ी नहीं, इससे और झटके लगेंगे और दर्द होगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए असंभव होते हैं और स्त्रियां ही जिसे संभव बनाती हैं। ये काम भी यहाँ की औरतों को ही करना होगा। कावेरी, वो खटिया लेकर आओ। हाँ। इंदु। क्या कर रहे हो भाईजान? जब मर्दों को अपनी पिटाई होने का या कारावास जाने का डर हो तो हम औरतों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम इंदु को इस खटिया पर उस व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसने जमाबंदी का आदेश जारी किया है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तकलीफ होती क्या है, तभी वो ये बेकार नियम खत्म करेगा।
मत रखो इंदु, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ हरिओम, ये सब क्या है? कुलकर्णी सरकार, देखिए इसे। आज फिर कोई आपके जमाबंदी के नियम का शिकार हुआ है। आज फिर उस नियम के कारण हाथापाई हुई और दंड इस निर्दोष को मिला है। इंदु फिसल गई। अब इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना है, लेकिन उसी नियम के कारण ये अस्पताल नहीं जा सकती। अति हो गई कुलकर्णी सरकार, अति। अब जब तक आप जमाबंदी का नियम नहीं हटाएंगे, हम औरतें आपके बाड़े में ही बैठी रहेंगी। कुलकर्णी सरकार को धमकी दे रही हैं आप? हरिओम, आपको जो समझना है समझिए कुलकर्णी सरकार। अरे मुखिया हैं आप इस गांव के, मतलब परिवार के सबसे बड़े, यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए उत्तरदायी। अगर मर्दों में आपका विरोध करने का साहस नहीं है तो ना सही, लेकिन अब हम औरतें आपका विरोध नहीं विद्रोह करेंगी। विद्रोह। विद्रोह? कुलकर्णी सरकार के विरुद्ध विद्रोह? ठीक है, आप जो करना चाहती है वो करने के लिए आप स्वतंत्र है। मैं भी देखना चाहता हूं मुट्ठी भर औरतें क्या बिगाड़ लेती है मेरा। हरिओम, सरकार एक भी ना सुनिएगा उनकी। बायजा आका की जुबान ही नहीं, हाथ भी बहुत चलने लग गए हैं। उसका इतना साहस? गलती उसकी नहीं है, गलती अप्पा पाटिल की है। उसने सर पे बिठा के रखा है उसे। नियंत्रण नहीं है अपनी पत्नी पर उसका, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे नियंत्रण रखा जाता है। ज्यादा चू चपड़ की ना उसने तो कारावास में डलवा दूंगा उसे। फिर पता चलेगा कुलकर्णी सरकार से उलझना क्या होता है। दरवाजा बंद करो। साईं, तुमने कहा था कि औरतें असंभव को संभव कर सकती हैं। इंदु की मदद करने का रास्ता दिखाओ साईं, रास्ता दिखाओ। साईं, साईं, आपको पता है कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर गांव की औरतों ने विद्रोह कर दिया है। आपको मालूम है ना साईं? साईं, ऐसे में हम मर्द करें भी तो क्या करें? जमाबंदी के नियम के कारण हम गांव के मर्द उन औरतों की मदद के लिए जा भी नहीं सकते। अगर गए तो या तो हमें बंदी बना ली जाएगा या फिर कुलकर्णी सरकार के लठैत हाथापाई पे उतर रहेंगे। साईं, अगर आपको ये लगता है कि वो औरतें आपकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी। नारी शक्ति का पर्याय है। स्त्रियों में शक्ति होती है एक अलग प्रकार की शक्ति, उनकी भावनाओं की शक्ति।
अहो चुप। एक शब्द भी मैं सुनना नहीं चाहता हूं उन स्त्रियों के पक्ष में। भाई साहब का उसकी चौखट पे पैर मत रखना भविष्य में, समझी? वो तुम्हारे पति द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध कर रही है, विद्रोह कर रही है वो। न जाने क्या समझती है स्वयं को। मैं ना भाईजा अक्का के बारे में और ना ही उनके साथ आए हुए स्त्री के पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। बस आप मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ कहो। आपके बाड़े के सामने एक गर्भवती स्त्री दर्द से तड़प रही है। अगर उसे समय पे इलाज ना मिला तो हो सकता है कि वो या उसके कोख पे पल रहा बच्चा ना बचे। मैं जानती हूँ आप गर्भवती औरतों का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन भगवान न करे अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो हम पे स्त्री हत्या और बाल हत्या का पाप लगेगा। और अगर इतना बड़ा पाप हमारी चौखट पे हो गया तो हमारा वंश, हमारा भविष्य और हमारे बेटे केशव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना? सुबह से वो संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बारे में साई ने कहा था, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जिपरी, वो देख। मोहन, यहाँ। मैंने अपने जीवन में आज तक अपनी बस्ती में मोर नहीं देखा। मैंने भी। ईश्वर संकेत देगा तुम्हें। वो संकेत कैसा होगा साई? जैसा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा और खुशी से नाचने लगेगा। साई, आपने जो कहा था वो सच हो रहा है। क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझी? द्वारका माई में साई ने संकेत के बारे में बताया था ना, ऐसा संकेत जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा हो। वो अचानक से हमारे सामने आकर खुशी से नाचने लगेगा। वो देखो मोर नाच रहा है ना खुशी से। साई ने सच कहा था, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हरिओम। दाव उल्टा पड़ गया। यदि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए तो इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी। जमाबंदी का निर्णय मेरा निजी निर्णय था। हरिओम
वैद्य होने के नाते इंदु को देखने आया हूं मैं। इसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। इसे चिकित्सालय ले जाने के लिए मैं जमाबंदी को हटा रहा हूं। शीघ्र लेके जाओ इसे। हरिओम। धन्यवाद सरकार। आप वैद्य, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी ना सरकार? बताइए ना सरकार। अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, वो वहां समय पर पहुंच पाएगी ना? हाँ, कुछ नहीं होगा इसे। हरिओम। और सुनो, वाड़े के पीछे पालकी है, उसमें बिठा के लेके जाओ इसे। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। धन्यवाद सरकार, हम आपके बहुत आभारी हैं। कुलकर्णी सरकार, हम जानते थे आपसे हमारा दुख अधिक दिनों तक देखा नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना भी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से जमाबंदी हटाई नहीं है मैंने। हरिओम। सुनो सुनो, कुलकर्णी सरकार ने इंदु को अस्पताल ले जाने के लिए जमाबंदी खत्म कर दी है। देखा साई, इसे कहते हैं सत्ता की शक्ति, जो तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। अभी मैं यदि ये जमाबंदी पूर्ण रूप से स्थगित कर देता हूं तो इन सारे लोगों की आंखों में मैं देवता बन जाऊंगा, देवता। हरिओम। हरिओम। उपहास कर रहा था मैं। उपहास भी नहीं समझते हो तुम लोग? आज से पूरी तरह जमाबंदी हटा दी है मैंने। सच कहा था तुमने साईं, औरतें चाहें तो कुछ भी संभव है। इंसान का अहंकार न केवल पाप कर्म है, बल्कि उसकी कमजोरी भी है। अपने अहम की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आहो, उठिए उठिए उठिए। हाँ। अरे उठिए। क्या हुआ? देखिए मंदिर। चलिए खंडोबा के दर्शन कर लेते, आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी मंदिर कहाँ भागा जा रहा है? अब शिरडी में आए हैं कुछ दिन रहने के लिए, फिर कभी आ जाएंगे दर्शन के लिए। लो कर लो बात, उठो। अब क्या हो? आपकी नींद कहीं भागी जा रही है क्या? फिर कभी सो लीजिएगा। अभी चलिए दर्शन कर लेते, साथ में प्रार्थना करेंगे तो सब अच्छा होगा। चलो। चलो।
कुछ नहीं मांगते, कुछ चढ़ावा दीजिए। बटुआ कहाँ मेरा? गाड़ी में तो नहीं रह गया? लो कर लो बात, बहुत लापरवाह है आप। चलिए। हमारा बटुआ चुराने की कोशिश कर रहे थे। बटुआ जमीन पर गिर गया था, इसीलिए उठा लिया। मैं पूछने ही वाला था कि क्या ये आपका है? बस बस, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो भगवान का मंदिर भी चोरों चक्कों का अड्डा बन गया है। लो कर लो बात, हो गया काम। या तो खाएंगे या तो सोएंगे। अरे चलिए जी। आ रहा। ठीक है भाई, चलो। चला भाई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।